इस क्लास में हम AS13 स्टार्ट करते हैं और ये मॉड्यूल 3 का ही चैप्टर है। इसको हम अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ये मॉड्यूल 3 में भी कवर होता है और मॉड्यूल 1 में भी कवर होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ेंगे, फिर साथ में ही या बाद में जैसे भी होगा मॉड्यूल 1 के जो थ्योरी क्वेश्चन है ना, जो उस मॉड्यूल 1 के अंदर जो होंगे हमारे AS13 के क्वेश्चंस थ्योरी वाले, वो भी कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच पहले पढ़ेंगे। देखो, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन इन जनरली अगर मैं बोलूँ तो क्या होती है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, वो जो मेरे पास स्टॉक है क्या वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है? क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो स्टॉक इन ट्रेड है। अगर मान लो एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके पास लैंड है, उसका पर्पस क्या है उस लैंड का, मतलब उसने खरीदी है, मान लो बेचेगा, तो वो उसके लिए क्या है, वो उसके ऑपरेशन का पार्ट है, इसलिए वो स्टॉक है, वो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेगा। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपने कुछ एसेट्स हेल्ड कर रखी है अपने पास, किस पर्पस के लिए? या तो कुछ कमाने के लिए, रेगुलर नहीं, आप रेगुलर नहीं कमाने के लिए, वैसे कुछ कमाई हो जाए। जैसे आप किसी को ब्याज पे पैसे दे देते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ते थे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वही तो है कि कुछ आ जाए हमारे पास, या दो तरीके से आ जाए। देखो, मैं अगर किसी को पैसे वैसे ही देता हूँ उधार, या तो मुझे ब्याज मिलेगा, मतलब अर्निंग हो रही है कुछ ना कुछ, या दूसरा मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, आपको कहीं से इंटरेस्ट मिलना, रेंट मिलना, डिविडेंड मिलना, या पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। या दूसरा हो सकता है कि कईयों का पर्पस पता है क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लैंड खरीदी, लेकिन मेरा काम लैंड खरीदने का नहीं था, मैंने वैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के तौर पे मैंने एक लैंड खरीद ली, लैंड एंड बिल्डिंग बोल देता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, वो मैंने रेंट पे दे दी, तो इसका मतलब मुझे रेंट मिलेगा, लेकिन मेरे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब मैं ये सोचूं कि भाई ना, मैं इस लैंड को खरीदा है ना, मेरा मेन पर्पस पता है क्या था? रेंट कमाना नहीं था, मेरा ये पर्पस था, आज मैंने ये लैंड ना 10 लाख की खरीदी है, और खरीदने के बाद हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ना 15 लाख की हो जाए, सीधा 5 लाख रुपए जेब में जाएंगे। मतलब मेरा पर्पस यहाँ पे क्या था? कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब आपका पर्पस क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट का? मतलब मैं इन्वेस्टमेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, आप रेगुलर इनकम नहीं कमा रहे वहां से, वो आपका मेन ऑपरेशन नहीं है तो आपकी इन्वेस्टिंग इनकम ही, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होने वाली, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नहीं है। लेकिन वो कौन सी हो सकती है? या तो इन्वेस्टमेंट मींस एसेट्स हेल्ड फॉर, किस इंटेंशन के लिए आपने उसको अपने पास रखा है, या तो अर्निंग इनकम, जैसे रेंट रिसीव्ड हो जाना लैंड एंड बिल्डिंग से, या दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन, कि उस लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दूंगा, कुछ अच्छी कमाई हो जाएगी एक ही बार में। ठीक है, लेकिन अदर देन स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए। अब मान लो मैंने बिल्डिंग खरीदी, मेरा काम है बिल्डिंग खरीदना बेचना है, तो वो फिर मेरे लिए स्टॉक हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे कवर ना हो कि इसकी अकाउंटिंग हम AS2 के अकॉर्डिंग करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूएशन होगी वैसे ही करेंगे। हम यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उसके बाद इसमें एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, वेकेंट लैंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है क्लासिफिकेशन करने की, तो कुछ क्लासिफाई कर लें। अगर मैं यूज इन ट्रेड के हिसाब से बोलूं कि बिजनेस में यूज होनी है, तो ट्रेड में यूज के हिसाब से दो टाइप की हो सकती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मैं बिजनेस से बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दूं या बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दूं। जैसे मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, अब वही बिजनेस में भी तो इन्वेस्ट ही हुआ ना एक हिसाब से, तो वो नहीं, ये क्लासिफिकेशन है, इसकी बात नहीं हो रही। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं हो रही। एक है बेसिस ऑफ होल्डिंग, होल्ड करने के हिसाब से कि आप इसको शॉर्ट पर्पस के लिए रखेंगे या लॉन्ग पीरियड के लिए रखेंगे, तो करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप पढ़ते भी है शेड्यूल 3 में, एक करंट इन्वेस्टमेंट होती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। थर्ड है बेसिस ऑफ लिक्विडिटी में कोटेड और अनकोटेड, मतलब कोटेड का मतलब जिसकी मार्केट वैल्यू हमेशा अवेलेबल होती है, आप कभी भी इसको किसी भी टाइम बेच सकते हैं, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कवर हो जाती है, जिसको आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते थे। आप किस केस में? आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में बोलते थे मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये इन्वेस्टमेंट जो होती है बहुत ज्यादा कोटेड होती है, जिसकी मार्केट वैल्यू हमेशा हमारे पास अवेलेबल है, जिसको आप कभी भी बेच सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है तो आप एक बटन क्लिक करेंगे, वैसे उसी टाइम बिक जाएगी और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि अगर ऑनलाइन होगा, डीमैट फॉर्म में होगा, तो कहने का मतलब है ये कोटेड और अनकोटेड। लेकिन AS13 ने जो क्लासिफिकेशन करी है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ने, उसने करी है करंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन।
ठीक है। अब करंट और लॉन्ग टर्म की क्लासिफिकेशन तो करी है, लेकिन उसके बाद हम जब पढ़ेंगे तो हम किस हिसाब से पढ़ेंगे, हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो हमारी दो टाइप की इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, ठीक है। वो कौन सी हो सकती हैं, एक जो मुझे फिक्स्ड इनकम देगी, एक जो मुझे वेरिएबल इनकम देगी। फिक्स्ड कौन सी, मान लो मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए या मैंने किसी को लोन दे दिया, तो वहां से जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, आना ही आना है। तो फिक्स्ड इनकम वाली जो होगी वो इसके अंदर कवर हो जाएगी। वेरिएबल कौन सी, जैसे डिविडेंड, क्या डिविडेंड का अमाउंट फिक्स होता है क्या, नहीं होता, कमाई होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तो वो वेरिएबल हो गया। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं, क्या करंट इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड बोलूंगा या लॉन्ग टर्म को वेरिएबल बोलूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये अलग क्लासिफिकेशन है। आपको जब क्वेश्चन करने हैं तो आपको फिक्स्ड के हिसाब से कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ वेरिएबल के हिसाब से करने हैं। मतलब सीधी सी बात है, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं तो फिक्स्ड इनकम, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो वेरिएबल इनकम, इनकी अकाउंटिंग होनी है। अब ये कौन सी इन्वेस्टमेंट समझी जाएंगी, ये दोनों, ये समझी दोनों ही करंट जाएंगी, करंट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन स्पेशली बोलेगा कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, और आपको पूरे जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे ना स्टडी मटेरियल के, आपको कहीं पे दिखेगा ही नहीं, ऐसा कुछ दिखेगा ही नहीं कि लॉन्ग टर्म है, ठीक है। सारी ही, मतलब मैं आपको बोलूं, आप इतना कुछ समझने के बाद AS 13 ने इसकी बात की है कि करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें भी आप सिर्फ करंट पढ़ रहे हैं। आपको वैसे वैल्यूएशन का तरीका इसका भी बताएंगे, इसका भी बताएंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन इसी के ही मिलेंगे। मतलब करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आपकी फिक्स्ड इनकम भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। अगर आप डिबेंचर एटसेट्रा में, जहां पे आपने लोन वगैरह दे रखा है किसी को, जहां पे रेट फिक्स है, नॉन करंट, उसको वो बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, जो आप अगर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पैसा किसी की इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब कहने का मतलब है जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया उसके लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ठीक है। अगर हमने उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर होल्डर फंड में, तो वो हमारे लिए वेरिएबल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे लिए तो ये करंट ही है, करंट इन्वेस्टमेंट ही। अब बात ये आती है कि हमें इसकी अकाउंटिंग करने से पहले बेसिक एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज भी पता होनी चाहिए कि क्या करना है, थोड़े बहुत उसके रूल्स रेगुलेशंस भी पता होने चाहिए। तो उसी के ऊपर ही हम बात कर लेते हैं। ये वाली बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको थ्योरी नोट्स मिलेंगे, उसमें भी लिखा होगा, कुछ इससे कुछ ज्यादा रिजल्ट निकलने। देखो एक क्वेश्चन नोट किया है इन्वेस्टमेंट का ही है, इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करनी है, कैसे सेल करनी है, कैसे उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी परचेज की ही बात करते हैं। देखिए हमारे पास 12% डिबेंचर्स हैं। अच्छा, डिबेंचर्स का मतलब मेरी ये बोरोइंग्स नहीं है, मेरा उधार नहीं है, मैंने किसी कंपनी में डिबेंचर्स खरीदने हैं, ठीक है। तो किसी कंपनी में जहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं उसके डिबेंचर्स जो उनका रेट कितना है, 12% है। इंटरेस्ट डेट है उसकी 30 9 और 31 3, 30 सितंबर 31 मार्च, और 1 फेब को मैंने, 1 फेब को 3 केसेस बना दिए, 1 फेब को मैंने डिबेंचर्स परचेज करे हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले परचेज प्राइस कितना, 1000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, क्योंकि 96 रुपीज में खरीदा है तो 96% में लिख सकता हूं, या मैं सीधा 1000 × 96 बोल दूं, या 1000 × 100, मतलब 1 लाख रुपए फेस वैल्यू है और 96 रुपीज में खरीदा है तो 96%, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितने रुपए में, मतलब मैंने खरीदा 96,000 रुपीज। अब बात ये आती है, क्वेश्चन में कह रखा है कि कम इंटरेस्ट है, ये कम इंटरेस्ट क्या होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो 30/9 को लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने दिया होगा, किसको दिया होगा, मुझे नहीं, मैंने जिससे खरीदा है, मैंने तो 1 फेब को खरीदा है, सोच के देखना, ये 1 फेब है, मैंने यहां पे डिबेंचर्स खरीदे, किसी भी पर्सन से खरीदे जिसके पास ये डिबेंचर्स थे। मैंने तो इन्वेस्टमेंट खरीदी है कि सेकेंडरी मार्केट में मैं किसी से भी खरीद सकता हूं, ओपन मार्केट में। अब कंपनी ने 31 मार्च को इंटरेस्ट देना है, मेरे खरीदने के बाद तो मुझे ही मिलेगा, मेरे इस दिन के खरीदने के बाद तो मुझे ही मिलेगा, लेकिन इससे पहले किसको मिला होगा, जिससे मैंने खरीदे हैं। अब बात यह आती है कि जिससे मैंने खरीदे ना,
वो ये कहता है कि 30 माह तक का इंटरेस्ट तो मुझे मिल चुका है, लेकिन ये जो 4 महीने मैंने अपने पास इन्वेस्टमेंट रखी है इसका इंटरेस्ट भी मुझे दे, इसका इंटरेस्ट भी मुझे दे। और ये जो अमाउंट है ना 96,000, ये कम इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है। मतलब मैं सामने वाले पर्सन को जब मैं 96,000 दे रहा हूं तो साथ में ये कह रहा हूं, वो कह रहा है सामने वाला कि इसमें ना मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूड है। इंक्लूड है, मैं उसको एक्सक्लूड करूंगा क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट में उस इंटरेस्ट को थोड़ा ना दिखाऊंगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं अलग से डेबिट करूंगा, इंटरेस्ट जो मैंने पे किया वो खर्चा है वो अलग से डेबिट करूंगा। देखो ध्यान से, ये 4 महीने मतलब 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की। रेट कितना है 12%, ठीक है। और कितने महीने हैं 4 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। तो 1 लाख का 12% 12,000 रुपए का 1/3 3,000 रुपए, 12,000 का 1/3 4,000 रुपए, सॉरी 4,000 रुपए का इंटरेस्ट वो पर्सन मेरे से मांग रहा है। कौन? जिससे मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, लेकिन वो इस अमाउंट के अंदर इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है, एक्स इंटरेस्ट नहीं है, कम इंटरेस्ट है। तो मैं उस इंटरेस्ट को, इस 4,000 रुपए के इंटरेस्ट को यहां पे लेस कर दूंगा। पे मैं कर रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा मैं पे नहीं कर रहा, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो मैं उस अमाउंट से डेबिट करूंगा ना, मैं उसके हटा के। तो मैं 4,000 रुपए ये इंटरेस्ट लेस कर देता हूं, ये कम इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट निकल कर आ गया ये एक्स इंटरेस्ट हो गया, ये एक्स इंटरेस्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आगे इन्होंने बात कर रखी है किस चीज की, टैक्स की बात कर रखी है। टैक्स का पॉइंट है, टैक्स का पॉइंट हमारा कितना है, अरे इधर लिख तो रखा है। टैक्स का पॉइंट, टैक्स हमारा है 2%। टैक्स मेरा किसके ऊपर लगेगा, इस अमाउंट के ऊपर लगेगा। टैक्स एट द रेट 2%, कितना 92,000 का 2% अमाउंट देख लेता हूं, कितना बन रहा है 1840 रुपए, ठीक है। जैसे टैक्स की बात मैं करूं, क्या होता है जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो, कई बार उसकी वैल्यूएशन पे, वैल्यूएशन का मतलब उसकी रजिस्ट्री करवाने पे, उसको रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमें स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है। तो वो जो स्टैंप ड्यूटी है ना, वो स्टैंप ड्यूटी मेरी कॉस्ट का पार्ट है। आप कोई भी एसेट्स खरीदते हैं उसके ऊपर किया गया खर्चा उसी टाइम जो खर्चा करते हैं उसकी कॉस्ट में ऐड होता है कि नहीं होता, आपको भी पता है। आप +1 से यही तो पढ़ते आ रहे हैं। आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी की इंस्टॉलेशन करवाई तो खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। सेम बात इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई अलग बात थोड़ी ना। इन्वेस्टमेंट खरीदी है, उसके ऊपर आपने खर्चा किया है 1840 रुपए। तो ये आपका क्या था, टैक्स। टैक्स मतलब स्टैंप ड्यूटी एक्सेट्रा, कुछ भी ड्यूटी वगैरह देती है। उसके बाद बात आती है कमीशन। अगर मैं इसकी बात करूं, टैक्स का इसका अल्टरनेट वर्ड हो सकता है स्टैंप ड्यूटी। कमीशन का मतलब ब्रोकरेज। अब देखो, अगर आप कोई प्लॉट भी खरीदते हैं तो बीच में जो एक दलाल होता है जो कमीशन लेता है, प्रॉपर्टी सेल परचेज करवाता है, वो अपने पैसे चार्ज करता है, कमीशन रखता है बीच में। कितनी है वो कमीशन, 3%। हमें 3% कमीशन देनी पड़ रही है। अब बात ऐसी है, जिसने डील करवाई है ना, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है। वो कहता है हाँ भाई कितने रुपए में डील हुई है, मेरे सामने हुई है 96,000 में। मुझे मतलब नहीं है कि ये 92,000 की परचेज थी, 4,000 का इंटरेस्ट था। आपकी फाइनल डील मैंने करवाई 96,000 पे, इसके ऊपर मैं 3% कमीशन चार्ज करूंगा। तो 2% जो है वो तो 92,000 का है, लेकिन जो 3% है वो किसका है, 96,000 रुपीज का है। कितना बनेगा ये आपका 2880, ठीक है। तो इसको करने से टोटल जो भी आपका टोटल बन रहा है वो बन रहा है 96,720 रुपये। अब इसकी आपको एंट्री करनी है। एंट्री क्या बनेगी, मतलब आपने टोटल कितने रुपए दिए इन्वेस्टमेंट परचेज करने के नाम के। देखो, इन्वेस्टमेंट डेबिट 96,720 रुपए, 96,720 रुपए। दूसरा साथ में 4,000 रुपए का इंटरेस्ट, जो हमने एक्स इंटरेस्ट कर दिया था ना उसको, बोलिए 1,0720 रुपए। क्या लिखूंगा मैं, बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज,
बस, और कुछ भी नहीं। देखो आपको करना क्या है, इंटरेस्ट को अलग करना है, बाकी सब कुछ देखो ऐड ही किया है। अगर मैं इंटरेस्ट की जगह सीधा बोलता भाई मैंने 92,000 रुपये परचेज की है, तो ये 2 पैसे और पे किए हैं साथ में, तो 96,720 ये, और इंटरेस्ट को मैं अलग से ऐड करता हूँ, बस बात खत्म। ये थोड़ा ना कि पे नहीं किया इंटरेस्ट, बस मैंने उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड नहीं किया। अब मैं ये थोड़ा बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट डेबिट 1,0720, नहीं, इन्वेस्टमेंट 96,720 के 4,000 का मैंने इंटरेस्ट दिया है उसको। क्या एक बात बताओ, ये जो इंटरेस्ट मैंने पे किया है, क्या ये मेरा खर्चा है? एक्चुअल में देखा जाए मुझे एक बार तो अपनी जेब से देने पड़े हैं, लेकिन एक बात सोच के देखो, ये आज मैंने 1-2 को जो पे खरीदे हैं, तो मैंने 4 महीने का इंटरेस्ट दिया, 6 महीने का कंपनी मुझे दे दिया, 6 महीने का कंपनी मुझे देगी, तो पिछला 4 का कवर हो गए, मुझे बेनिफिट कितने का हुआ? 2 का ही था हुआ, और 2 महीने का ही मेरा हक बनता था एक्चुअल में, क्योंकि कंपनी मुझे अब 6 महीने का देगी। कंपनी ये थोड़ा देखेगी कि भाई हाँ तूने तो 4 महीने थोड़ा रखा है, तुम तो सिर्फ 2 महीने रखा है, मैं तो हम पिछले वाले को देंगे 4 महीने। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सामने वाला 4 महीने का इंटरेस्ट मांगता ही क्यों? ठीक है, बात कहने की क्या है कि एक बार मैं उस सामने वाले जो पर्सन भी है उसको मैं, अगर मैं बी हूं, मैंने परचेज किया, तो ए को, ए जिससे मैंने खरीदे उसको मैं 4 महीने का इंटरेस्ट दे रहा हूँ, कंपनी मुझे 6 महीने का देगी, 6 का कंपनी से मिल गया, 4 मैंने उसको दे दी, तो एटलीस्ट मेरे पास तो वही बचा ना 2 महीने का जो मेरा हक बनता था, फेब का और मार्च का, बस। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे, कह रहे परचेज करें डिबेंचर्स 96x इंटरेस्ट ही परचेज करे हैं, कम इंटरेस्ट नहीं है, x इंटरेस्ट है, मतलब ये इंटरेस्ट मुझे अलग से हटाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका जो ये इंटरेस्ट था ये नील, और ये भी 96,000 ही है, मतलब x इंटरेस्ट ही पे किया, मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट अब अलग से पे करना पड़ेगा, अब अलग से पे करना पड़ेगा। पहले उस 96,000 में इंक्लूड था, अब 96,000 x इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये मैं करूंगा, इसी के ऊपर जो भी 96,000, इसके ऊपर अब 2% कितनी बनती है कमीशन की मुझे देखनी पड़ेगी, 1920 रुपए। तो कितने रुपए हो गए हमारे ये? 1,08,000 रुपए। अब की बारी मेरी इन्वेस्टमेंट पता है कितने की है? इन्वेस्टमेंट तो मुझे पड़ी है क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है, तो उसमें मैंने वो अमाउंट ऐड कर दिया 1,08,000। अब की बारी देखो, मैंने आपको बोला था कि कमीशन जो होती है वो कौन से अमाउंट के ऊपर होती है? जितने में डील हुई है। अब डील हुई है चाहे इसमें बोलो चाहे इसमें बोलो, क्योंकि इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन हाँ टैक्स इसी अमाउंट पर होता है, कोई इंटरेस्ट वगैरह हटा के। क्योंकि देखो ना, जब लीगल काम होगा तो वहां पे स्टैंप ड्यूटी जो लगेगी वो तो अपने इंटरेस्ट को एक्सक्लूड ही करवाएंगे ना, वो कहेंगे आपकी आपस में इन्वेस्टमेंट की डील कितने की है। लेकिन जो ब्रोकर होगा, ब्रोकर थोड़ा ना इस बात में मानेगा, ब्रोकर तो क्या उसने दलाली लेनी है, वो कहेगा भाई मैंने कितने में डील किया उसकी बात करो। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम ही एक्स इंटरेस्ट अमाउंट है, सीधी सी बात है, हमने उसकी बात ही नहीं करी ना इंटरेस्ट की, मैंने ब्रोकर के सामने इंटरेस्ट की बात ही नहीं करी, इंटरेस्ट की बात ही नहीं करी, वो इसके ऊपर ही कमीशन देगा आपकी बात, सीधी सी बात है। हाँ, मुझे इंटरेस्ट अलग से देना पड़ेगा जो भी है, काउंटिंग में वही 4,000 ही आ रहा है, तो मेरी एंट्री हो जाएगी 1,08,000 और ये टोटल हो जाएगा आपका इससे हाँ एंट्री बन जाएगी आपकी 1,08,000 और 4,000 रुपए अलग से, तो 1,04,800 बस। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड केस। अब थर्ड देखते हैं। कह रहे हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, मतलब 1000 डिवेंचर परचेज किए 96 में, 2% कमीशन, 2% टैक्स है, 3% कमीशन है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, कुछ बता रखा है कि एक्स इंटरेस्ट है कम इंटरेस्ट है? अगर कुछ नहीं बोल रखा तो मैं क्या बोलूँगा? मैं इसको क्या बोलूँगा? कुछ भी नहीं, सीधी सी बात, एक्स इंटरेस्ट है। क्योंकि देखो, अगर आपको इसके बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं कर रखा तो आपको एक्स इंटरेस्ट ही देना है। ठीक है, आपको मतलब ऐसे अलग से लॉजिक नहीं लगाना कि कम लूं या एक्स लूं, सीधी सी बात है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात ही नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट अलग से कंसीडर किया जाएगा, मतलब आपका जो केस 2 में आंसर आता है ना, वही केस 3 के अंदर आंसर आएगा। ठीक है, आप ये मान के चले कि आपका जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको एक्स इंटरेस्ट ही लेना है। ठीक, तो मैंने आपको जैसे परचेज की बातें बताई हैं, ऐसे सेल्स की भी बतानी है, सेल्स की डिस्कशन भी होनी है। हम अब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं। छोटा सा पॉइंट है, इस पे भी डिस्कशन जरूरी था जैसे परचेज पे था।
देखो हमने इन्वेस्टमेंट अब की बारी सेल की है, डिवेंचर्स हैं वही 12% डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है, इंटरेस्ट रेट वही है, 30/9 को एक इंटरेस्ट मिलता है, 31/3 को मिलता है। ठीक है, अब हमने इन्वेस्टमेंट वही फिर 1 फैब को बेच दिया, 1000 डिवेंचर्स बेचे हैं 95 रुपीज में कम इंटरेस्ट। तो सबसे पहले सेल प्राइस 1000 डिवेंचर्स 100 रुपये का एक है, 95% पे हमने बेचा, कितना मतलब 95,000 रुपीज। क्योंकि कम इंटरेस्ट है तो मुझे इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा, मतलब मैं जिसको बेच रहा हूं मैंने उसको कह दिया कि इस सेल प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड है मेरा, फिर लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट की को क्रेडिट अलग से करूंगा और इंटरेस्ट को अलग से क्रेडिट करूंगा, तो मैं इसको यहां से हटाऊंगा। मुझे बताएं इंटरेस्ट कितना बनेगा, आपके 1000 डिवेंचर्स है, 100 रुपए का एक है, मतलब 1 लाख रुपए, रेट है 12% और 30/9 के बाद 1 फैब तक वही 4 महीने बनते हैं, तो 12,000 का 1/3 मतलब 4,000 रुपए, तो 91,000 रुपीज, 91,000 रुपीज जो है वो बनेगा मेरा एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, अब बात आती है जब आप इन्वेस्टमेंट जब आप परचेज करते थे तो उसके ऊपर जब आप कमीशन परचेज करते थे वो उसकी कॉस्ट का पार्ट थी ना, जब आप सेल करेंगे तो कमीशन आपको जेब से देनी पड़ेगी। मैं आपको कहता हूं कि आपने कोई आइटम 100 रुपए में बेची और आपको कमीशन देनी पड़ रही है 3 रुपए, तो आपको मिले कितने 97। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपने 100 रुपए की कोई आइटम खरीदी है और आपको 3 रुपए ऊपर देने पड़े तो कितने की पड़ी, 103 की। मतलब जब आप खरीद रहे हैं तो कमीशन ऐड होगी, लेकिन जब आप सेल कर रहे हैं तो कमीशन लेस होगी, इसमें कोई सोचने का पॉइंट ही नहीं है। तो कमीशन अब की बारी लेस होगी, मतलब जिसने भी दलाली लेनी होती है ना वो दोनों साइड से लेता है, खरीदने वाले साइड से भी, बेचने वाली साइड से भी। बेचने वाले को तो लॉस हो रहा है ना, उसके जितने आए थे उसमें से पैसे कटेंगे, जबकि खरीदते टाइम उसमें कॉस्ट में ऐड हो रहे थे। तो कमीशन जितनी भी है लेस कमीशन, कितना है आपका रेट है इसका 3%, तो 95,000 का 3%, मैंने आपको पहले बोला इस अमाउंट के ऊपर होती है हमेशा कमीशन। तो ये कितना आ गया आपके पास 2850 रुपये, तो ये आपका अमाउंट निकल के आ गया 88,150 रुपये। मैं आपसे पूछता हूँ इसकी एंट्री क्या बनेगी, टू इन्वेस्टमेंट 88,150, टू इंटरेस्ट 4,000 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट 92,150। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा टू इन्वेस्टमेंट 88,150, टू इंटरेस्ट 4,000 और बैंक डेबिट हो जाएगा 92,150 रुपये से। बस इंटरेस्ट को आपने अलग से लिखा है। अब मैं यही बोलता हूँ क्वेश्चन में कि ये कह रहा है कि एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है तो क्या कोई ज्यादा सोचने की जरूरत तो थोड़ी ना है। आप यहां से इंटरेस्ट की जो है ये घटाएगा मत घटाओ, मतलब यही इंटरेस्ट जो है ये नील है, एक्स इंटरेस्ट है तो 95,000, ये तो फिर भी वही रहनी है, तो 95 में से 2850, क्योंकि कमीशन तो इसी पे रहनी है हमेशा, तो 95,000 का 3%, दूसरा वो तो आ गया वही 2850। ठीक है, उसके बाद हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अच्छा यहाँ पे 98 है, सॉरी अमाउंट ही 98 है, सॉरी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ना 95 की जगह 98 कर दिया, ये गलती से वैसे हो गया, क्वेश्चन में 95 ही लिखा हुआ था, यहाँ पे 98 हो गया। चलो 98 के हिसाब से कर देते हैं, तो 98 के हिसाब से मुझे यहाँ पे भी 98% लेना पड़ेगा, कोई नहीं स्टेटमेंट ही चेंज होगी पूरी हो तो। ठीक है, 98,000 और नील ये 98,000, अब कमीशन की 98,000 में बनेगी इस 98 पे, तो ये बन रही है हमारी 2940 रुपए। ठीक है, तो हम ये लेस कर देंगे तो 95,060 रुपए। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट बिकी है 95,060 रुपए और टू इंटरेस्ट वो अलग से 4,000 ही काउंट कर लो, वो तो 4,000 ही बनेगा, आप चाहे कैसे भी देख लो, क्योंकि 1 लाख की है, 12% रेट है और 4/12। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो गया 99,060, 99,060 रुपीज। ठीक है, तो
तो ये हमारे पास आ गया थर्ड केस बिल्कुल सिमिलर सेकंड रहेगा, क्योंकि वहां पे भी एक्स इंटरेस्ट का कंसेप्ट रहेगा। मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो एक्स इंटरेस्ट ही लिया जाता है। ठीक है, एक और ऐसा एक एग्जांपल है, देखो मैंने आपको परचेज समझा दिया है, सेल समझा दिया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट की बात। तो एक एग्जांपल छोटा सा बिल्कुल और, देखो क्या कह रखा है कि राम के पास 9% डिवेंचर है 1 लाख रुपए के, 9% डिवेंचर कितने रुपए के? रुपीज 1 लाख रुपीज के, 1 लाख रुपए के डिवेंचर। इंटरेस्ट डेट है 30 और 31 तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, रिकॉर्ड इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, वो भी 30/9 को। मुझे बताओ सिंपल एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी है कितना, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 9% रेट है, और हर 6 महीने बाद मिलता है। पिछला 31/3 को मिलेगा। कोई यहाँ पे सेल परचेज नहीं है, सीधा 6 महीने का इंटरेस्ट काउंट कर रहा है, उसकी एंट्री कर रही है। तो 1 लाख रुपए का 9% इंटू 6/12 मतलब कितना, 4500 रुपए, बस 4500 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको जो पॉइंट्स विदाउट मतलब बड़े क्वेश्चन स्टार्ट किए समझाए जा सकते थे वो मैंने समझा दिए हैं। इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन में ही समझ आएंगे, मतलब मैं बड़ा क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना तभी आपके माइंड में फिट होंगे। तो मैंने जितना आपको बताना था वो आपको बता दिया है, आपके माइंड में चले गए होने चाहिए। अगर नहीं भी गए, थोड़ी बहुत बातें क्लियर नहीं हुई तो बड़े क्वेश्चन करते करते अपने आप ही हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ना हम बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कौन से के? ये भी, क्योंकि मैंने आपको 2 बताई हैं बातें। हम करंट इन्वेस्टमेंट ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम करंट इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं मानते। करंट के अंदर 2 है पॉइंट, एक तो कौन सा अगर फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, एक कौन सा अगर हमें वेरिएबल मिलेगा, मतलब फिक्स्ड इनकम मिलेगी या वेरिएबल इनकम। अभी आप खुद पढ़े, आपने किसका पढ़ा? क्योंकि जहां पे भी रेट गिवन है इट मींस आपने फिक्स्ड इनकम का पढ़ा है। तो मैं आपको फिक्स्ड इनकम का ही बड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फिर जब ये खत्म हो जाएंगे फिर हम करेंगे वेरिएबल, जिसमें आप शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिलता है उसके बारे में। अभी आप क्या पढ़ रहे थे? आप फिक्स्ड इनकम, जैसे डिबेंचर्स हो गया, कोई लोन हो गया, उसके रेट होता है, फिक्स होता है, तो वहां पे इंटरेस्ट जो मिलता है वो इनकम की बात होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बड़ा क्वेश्चन ही करेंगे, किसका? फिक्स्ड इनकम वाले का।